नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इजराइल हमास जंग का आज 5वां दिन है। रात भर में इजराइल ने गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमले किए। इजराइल और हमास की जंग में अब तक 2100 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से करीब 1200 इजरायली हैं। वहीं अब तक करीब 900 फिलिस्तीनियों ने भी जान गंवाई है। दूसरी तरफ मंगलवार रात अमेरिका का पहला ट्रांसपोर्ट प्लेन गोला बारूद के साथ इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर पहुंच गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध के हालात की जानकारी ली। बाइडेन ने मंगलवार देर रात व्हाइट हाउस से अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका इजराइल के साथ है। इजराइल में 1000 लोगों की अमानवीय तरह से हत्याएं की गई। इनमें 14 अमेरिकी नागरिक मारे गए। इजराइल में नरसंहार हुआ है। इजराइल को इस हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल के लिए मदद को दोगुना करने की घोषणा भी की। तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल रवाना होंगे। उनके गुरुवार को इजराइल पहुंचने की उम्मीद है। जंग में अब तक 2100 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल में हमास के हमले के बाद लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इजराइल का रात भर में हमास के 200 ठिकानों पर हमला किया गया। तो जंग में अब तक 2100 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन आज इजराइल पहुंच रहे हैं। सभी बड़े बड़े देशों ने मदद की गुहार लगाई है। साथ ही साथ जितनी मदद हो सके इजराइल के लिए भेजने की घोषणा भी की है। लगातार अमेरिका भी इजराइल का साथ दे रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन भी आज पहुंच रहे हैं इजराइल में। अब तक 2100 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा अभी तक बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल में और हमास के बीच आज 5वां दिन युद्ध का, जिसे लेकर इजराइल की मदद को दोगुना करने की घोषणा की गई। तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल रवाना होंगे। उनको गुरुवार को इजराइल पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही साथ जिस तरह से हमास का हमला लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इजराइल भी पूरी तरह से लगातार हमास पर हमला कर रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 11 अक्टूबर यानी कि कैबिनेट की बैठक होने वाली है। रविवार 15 अक्टूबर को शुरू हो रहे नवरात्र के पावन त्योहार से पहले आखिरी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। ये माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मोदी सरकार नवरात्र से पहले बड़ी सौगात दे सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में कैबिनेट अपनी मोहर भी लगा सकती है। इस बात के आसार हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर इसे 42% से बढ़ाकर 45% किया जा सकता है। तो आज कैबिनेट की बैठक है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में और ये आखिरी बैठक होगी चुनाव से पहले और साल के आखिरी ये कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में कैबिनेट अपनी मोहर भी लगा सकती है। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का आज 12 अक्टूबर उत्तराखंड का दौरा। सेना, आईटीबीपी और बीआरसी कर्मियों के साथ बातचीत करेंगे। जागेश्वर धाम में पीएम मोदी पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आएंगे। पिथौरागढ़ को प्रधानमंत्री मोदी 42,000 करोड़ की सौगात देंगे और साथ ही साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो बड़ा अपडेट, जहां कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। बड़ी जानकारी, जहां पीएम मोदी का 12 अक्टूबर का उत्तराखंड का दौरा। कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे मोदी। सेना, आईटीबीपी और बीआरओ कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए नजर आएंगे। जागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ पिथौरागढ़ को प्रधानमंत्री मोदी 4200 करोड़ की सौगात देंगे। कई ऐसी विकास परियोजनाएं होंगी जिनका शिलान्यास भी किया जाएगा। बड़ा अपडेट, जहां प्रधानमंत्री मोदी का 12 अक्टूबर उत्तराखंड का दौरा है। कल उत्तराखंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सेना, आईटीबीपी और बीआरओ कर्मियों के साथ बातचीत होगी। जागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ पिथौरागढ़ को प्रधानमंत्री मोदी 4200 करोड़ की सौगात भी देंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मिशन शक्ति अभियान को लेकर ये समीक्षा बैठक होगी। मिशन शक्ति का चौथा चरण 14 अक्टूबर से प्रारंभ। त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सेफ सिटी परियोजना के बचे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो
त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। साथ ही साथ सेफ सिटी परियोजना के बचे हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। मिशन शक्ति अभियान को लेकर समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मिशन शक्ति का चौथा चरण 14 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो और साथ ही साथ सेफ सिटी के परियोजना के बचे हुए कार्य भी जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों को रिहाई की चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीबी नगरत्ना और उज्जवल भूया कर रहे हैं। इसके पहले 20 सितंबर को कोर्ट ने 11 दोषियों की ओर से मौजूद वकील से कई सवाल किए थे। कोर्ट ने पूछा था कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। इस पर वकील ने स्वीकार किया था कि माफी मांगना दोषियों का मौलिक अधिकार नहीं है। इसी को लेकर 11 दोषियों की रिहाई हो गई थी, जिस पर याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। पिछली तारीख में कोर्ट ने वकील से कई सवाल पूछे थे, पूछताछ लगातार की थी। बिल्किस बानो की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। अब आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रथम चरण में प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 13 अक्टूबर से नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो वहीं 20 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म भरने का अंतिम दिन है और 23 अक्टूबर तक नाम वापसी की तारीख तय की गई है। ऐसे में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को 11 और 12 अक्टूबर को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। तारीखों में ऐलानों के बाद अब छत्तीसगढ़ में लगातार तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। 7 नवंबर को पहले चरण के वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, शुरू की गई हैं और साथ ही साथ 13 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 23 तारीख को आखिरी बार नाम वापस लिया जा सकता है। इसी के साथ साथ 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे प्रथम चरण के। तो वहीं आतंकी संगठन हमास ने अचानक इजराइल पर हजारों रॉकेटों से हमला कर दिया। जवाब में इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले कर रहा है। इसी बीच आतंकी संगठन हमास ने एक म्यूजिक फेस्टिवल को भी अपना निशाना बना लिया। जब तक लोग समझ पाते तब तक वहां लाशों के ढेर लग चुके थे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। इजराइल पर इस्लामी आतंकी संगठन हमास ने बीते 7 अक्टूबर 2023 को अचानक हमला कर दिया। जिसने भी इस हमले की तस्वीरें देखी उसकी रूह कांप उठी। इतना ही नहीं, यहाँ पर बचाव कर्मियों को इजराइल की उस जगह से 260 शव मिले हैं जहाँ पर एक म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन हो रहा था। हमास आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल में गाजा में बॉर्डर के करीब एक गाँव में आयोजित हो रहे इस फेस्टिवल को निशाना बना डाला। गाजा से सटे किबुत्ज रीम के पास चल रही इस पार्टी को आतंकियों ने शमशान में बदल दिया। जानकारी के अनुसार हमास के आतंकियों ने यहां पर बिजली की सप्लाई काट दी थी और अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी। इस जगह के जो वीडियो आ रहे हैं वो भी काफी डराने वाले हैं, जिसमें लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए साफ देखा जा सकता है। इजराइल के दक्षिण में स्थित गांव सुकोट का नजारा डराने वाला है। यहाँ पर कई युवाओं की लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है। बचावकर्मी फेस्टिवल में आए लोगों की पहचान करने में लगे थे, तभी उन्हें लाशों का ढेर दिखाई दिया। एक पर्यटक ने बताया कि आतंकियों ने बिजली बंद कर दी थी। उन्होंने कहा अचानक कहीं से भी आतंकी गोलियों की बौछार के साथ अंदर आ जाते हैं और हर दिशा में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। उनकी माने तो करीब 50 आतंकवादी मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहने हुए वैन में आए थे। शनिवार तड़के जब मिसाइलें गिरनी शुरू हुई तो दक्षिणी और मध्य इजराइल में चेतावनी के सायरन बजने लगे। इसके बाद लोगों ने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। लोगों ने अपने सभी परिचितों को मैसेज भेजना शुरू किया। कई लोगों ने अपनी लाइव लोकेशन और मैसेज भेजकर लिखा था, मुझे उम्मीद है कि कोई हमें बचाने आ सकता है। कई लोगों ने गड्ढों और किसी आड़ में छिपकर बचाव दलों के आने का इंतजार किया।
जिन लोगों को बंधक बनाकर गाजा में ले जाया गया, उनमें से कई लोगों की पहचान उनके रिश्तेदारों ने टेलीविजन फुटेज देखने के बाद की। गौरतलब है कि हमास के हमलों में करीब 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 2600 से ज्यादा लोग घायल हैं। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा के भीतर 1200 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में करीब 600 फिलिस्तीनी आतंकी मारे जा चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते थे, हम पर जबरदस्ती बर्बर तरीके से जंग ला दी गई। इजराइल ने ये जंग शुरू नहीं की है, लेकिन हम इसे खत्म जरूर करेंगे। हमास ने इजराइल पर हमला करके ऐतिहासिक भूल की है। एएमबी नेटवर्क ब्यूरो। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान अब तक हमास के 1500 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए हैं। वहीं इजरायल के तेल अवीव में रहने वाले 41 साल की भारतीय मूल की नर्स प्रमिला प्रभु के साहस और बहादुरी ने 130 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। एक भारतीय नर्स की बहादुरी से पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। देखिए। चाहे कोरोना काल में विश्व को दवाई की जरूरत हो या फिर अफगानिस्तान के भूकंप से मची तबाही, भारत और भारत के लोगों ने हमेशा इंसानियत की सुरक्षा के लिए एक मिसाल पूरी दुनिया के सामने पेश की है। अब इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच छिड़ी जंग में भारतीय मानवता का एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है। कर्नाटक के उडुपी की रहने वाली 41 साल की नर्स प्रमिला प्रभु की कहानी भी कुछ ऐसी है। जब हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे तो राजधानी तेल अवीव में रहने वाली प्रमिला प्रभु डरी नहीं, बल्कि मदद के लिए मैदान में उतर पड़ी। जब उनसे भारत आने के लिए कहा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो भारतवासियों के साहस और बहादुरी का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि 7 वर्षों से कार्य कर रही है, भारत ने मुझे जन्म दिया है और इजराइल ने जिंदगी, इसीलिए इस मुश्किल घड़ी में भाग नहीं सकती। मैं इस कठिन समय में अपने देश नहीं जा सकती। यदि जरूरत पड़ी तो इजरायली सरकार की मदद करने के लिए तैयार हूँ। बता दें कि प्रमिला प्रभु के बच्चे भारत में ही रहते हैं। उन्होंने कहा, मुझे अपने बच्चों की याद तो आती है, लेकिन जब सब नॉर्मल हो जाएगा तब इसके बारे में सोचूंगी। आपको बताते चले कि प्रमिला की बहन प्रवीण भी यशुरलम अस्पताल में नर्स है। शनिवार को आतंकी संगठन हमास की ओर से इजराइल पर दागे गए 5000 रॉकेट भीषण युद्ध छेड़ चुके हैं, जिसमें अब तक इजराइल के 900 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। वहीं फिलिस्तीनी के 1600 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं, जबकि 4000 लोग घायल हुए हैं। इस जंग में जिहाद का राग अलाप कर मानवता के लिए घातक साबित हुए हमास के 1500 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए हैं। लेकिन भारतीय नर्स प्रमिला ने संकट की इस घड़ी में इजराइल से भारत लौटने के बजाय वहीं रुककर साथ देने की बात कही, जिसने 130 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब लालू प्रसाद यादव के कैंसर वाले बयान पर बिहार में एक नई सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में सम्राट चौधरी मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार लालू का बचाव कर रहे हैं, वो खुद बिहार के लिए कैंसर साबित हुए हैं। बिहार में अराजकता की स्थिति बनाने वाले कोई नेता रहा तो उनका नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने ही बिहार में जातीय उन्माद फैलाया है। सम्राट चौधरी के बयान के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव तमतमा गए। उन्होंने कहा कि वो मेरे पिता को निशाना बना रहे हैं, वो दीमक की तरह हैं और धीरे धीरे बीजेपी को खोखला कर रहे हैं। दीमक है ये, दीमक जो दरवाजा में नहीं लग जाता। हम ये कहना चाहिए, हमारे पिताजी पे टारगेट कर रहे हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि उनके पिताजी महाभारत में जो शकुनी जो थे, महाभारत करवा दिए, 2 परिवार को लड़वा दिए, तो वो उनकी उपाधि है शकुनी चौधरी जी का। उन्हीं के जो पुत्र हैं जो पगड़ी बांध करके, दीमक है ये, दीमक जो दरवाजा में नहीं लग जाता है तो धीरे धीरे तिल तिल करके बर्बाद कर देता है। तो उसी तरीके से भाजपा में इनको लोग बना तो दिया है, ठीक है, लेकिन ये दीमक हैं। तो दीमक की तरह जो दरवाजा जो होता है लकड़ी का, जो खराब हो जाता है, वो उसी तरीके से खोखला कर रहे हैं।
तो वहीं अभी तक सिंध को भारत में शामिल करने की बातें हो ही रही थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया जो बताता है कि भारत सरकार न सिर्फ सिंध प्रांत को लेकर गंभीर है, बल्कि अब उस पर व्यापक चर्चा भी चाहती है। रिपोर्ट देखिए। जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान, पीओके या कश्मीर पर कुछ बयान देते हैं, तब अचानक पाकिस्तान की नापाक हरकतें उफान मारने लगती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिंधु वापस लेने की टिप्पणी से पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। अभी तक सिंध को भारत में वापस शामिल करने की बात ही होती रही थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया है जो बताता है कि भारत सरकार न सिर्फ सिंध प्रांत को लेकर गंभीर है, बल्कि उस पर व्यापक चर्चा भी चाहती है। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर हम 500 वर्षों में भगवान राम के जन्म स्थान को पा सकते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हम सिंध को न वापस ले पाए। आपको बता दें कि लखनऊ में सिंध काउंसिल ऑफ इंडिया यानी यूथ विंग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन में योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज के साथ राष्ट्र को भी मजबूत करें, ताकि 1947 जैसी त्रासदियां फिर से कभी ना आ पाए। हमारी प्राथमिकता में राष्ट्र की एकता और अखंडता होनी चाहिए। हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने वालों को कतई नहीं छोड़ना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश है तो धर्म है, धर्म है तो समाज है, और समाज है तो हम सभी का अस्तित्व है। हमारी प्राथमिकता इसी अनुरूप होनी चाहिए। अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ किया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, तो कोई कारण नहीं है कि हम सिंधु को वापस न ले पाए। इस बात को सिंधी समाज को अपने वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। के लिए इसलिए 1947 जैसी त्रासदियां फिर से कभी ना आ पाए, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए, और इसके लिए हम वैसे हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वो प्राथमिकता है कि राष्ट्र प्रथम है, पहला हमारे लिए हमारा देश है। हम अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देते, और कोई भी हो, हमारा सगा ही क्यों न हो, अगर वह राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें सदैव खड़ा होना पड़ेगा, मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें इस बात का ध्यान रखना, देश है तो धर्म भी है, धर्म है तो समाज भी है, और समाज। योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश के बंटवारे की वजह से लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। भारत का एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के रूप में चले गया। सिंध समाज उस दर्द को सबसे ज्यादा सह सकता है और अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ा है। इसको लेकर ये बहुत ही बड़ा योगदान है। आज भी आतंकवाद के रूप में हमें विभाजन की त्रासदी के दंश को झेलना पड़ता है। कोई भी सभ्य समाज आतंकवाद, उग्रवाद या फिर किसी भी तरह की अराजकता को कभी मान्यता नहीं दे सकता। सीएम योगी ने ये भी कहा है, सिंधी समाज भारत के सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है। सिंधी समाज ने संविषम परिस्थितियों में अपने पुरुषार्थ से खुद को आगे बढ़ाया है। शून्य से शिखर तक यात्रा कैसे होती है, भारत के अंदर सिंधी समाज इसका बड़ा उदाहरण है। अगर मानवता के कल्याण के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है, तो समाज की दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त करना होगा। हमारे धर्म ग्रंथ भी यही प्रेरणा देते हैं। पूज्य झूलेलाल जी हो या फिर भगवान श्री कृष्ण, सबके मानव कल्याण के लिए सज्जन के संरक्षण और दुर्जन को समाप्त करने की बात कही है। देश का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद भारत के अंदर अपने अंतिम सांसें गिन रहा है। 1947 में बंटवारे जैसी त्रासदी फिर कभी ना आ पाए, इसके लिए हमें राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेना चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वाले को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिंधु वापस लेने की टिप्पणी से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर को सीएम की टिप्पणी पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए मीडिया के सवालों पर जवाब दिया है और कहा है, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दी गई बेहद गैर जिम्मेदार टिप्पणी की निंदा करते हैं। बलूच ने कहा कि ये गंभीर चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अपने विभाजनकारी
और संकीर्ण राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के विचारों को तेजी से बढ़ावा दे रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी अंदाज के लोग फैन हो जाते हैं, क्योंकि उनका राष्ट्र और हिंदुओं के प्रति जो लगाव है, उनका बेधड़क और बेबाक बोलने का जो अंदाज है, उससे भारत में बैठे हुए देश विरोधियों के साथ ही पाकिस्तान जैसी नापाक सोच रखने वाले भी थर्रा उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राज्य बीजेपी इकाई गुटबाजी को खत्म नहीं कर पाई है। इस गुटबाजी के बीच बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। यहां भी बीजेपी ने मध्य प्रदेश मॉडल को अपनाते हुए कई सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा चुनावों को लेकर जहां इलेक्शन कमीशन ने सोमवार को तारीखों की घोषणा की, वहीं इसी के 4 घंटे के भीतर ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। राजस्थान की बात करें तो बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में 41 नामों की घोषणा की गई। पार्टी ने मध्य प्रदेश के प्रयोग को राजस्थान में भी दोहराया है और 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। सांसद दिया कुमारी को विद्यानगर से टिकट दिया गया है। सांसद बालकनाथ को तिजारा से उतारा गया है। राज्यवर्धन सिंह को झूठवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से उतारा गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में जहां कई पूर्व विधायकों को जगह दी गई, वहीं इस लिस्ट में सांसदों को भी विधानसभा के मैदान में उतारा गया है। चुनाव से पहले ही इस बात को लेकर चर्चा थी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिला चुके कई दिग्गज सांसदों को विधानसभा के मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी की पहली लिस्ट में सांसद के तौर पर राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, भागीरथ चौधरी, देवजी पटेल और नरेंद्र कुमार को मैदान में उतारा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक चुनाव से पहले राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई थी। वसुंधरा समर्थक कैलाश मेघवाल के बयान को गंभीर मानते हुए पार्टी नोटिस थमा चुकी है। राजस्थान की सियासत में अर्जुन मेघवाल का कद तेजी से बढ़ रहा है। उन्हें कानून मंत्री बनकर उनका पद बढ़ाया गया। बीजेपी ने संकल्प पत्र समिति का संयोजक बनाकर उनके कद को और बढ़ा दिया, जबकि वसुंधरा समर्थक कैलाश मेघवाल ने राजस्थान में बीजेपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। इस चुनाव में वसुंधरा गुट को पूरी तरह से साइड कर दिया गया। पार्टी ने वसुंधरा को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि धीरे धीरे पार्टी ने वसुंधरा समर्थकों को निकालने की तैयारी कर ली। अगर वसुंधरा समर्थक अपना मुंह खोलेंगे तो उन्हें तुरंत पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। कैलाश मेघवाल को नोटिस देना और पार्टी से निकालना इसी की एक कड़ी है। बीजेपी की ओर से विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर पहले ही ये बात साफ कर दी गई कि इस बार चुनाव पीएम मोदी के फेस पर लड़ा जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का खास फोकस है। पीएम चुनाव में कांग्रेस को चुनौती देने के लिए लगभग 11 बार आ चुके हैं। ऐसे में इस बार राजस्थान चुनाव में दोनों की पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला रह सकता है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए AMB नेटवर्क।